हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम मैम। हाँ जी, इतने कम लोग अभी तक ज्वाइन सबने किया है, मतलब ग्रुप में मैसेज करना था क्या? 128 स्टूडेंट्स में से 33 स्टूडेंट्स ने जो है वो ज्वाइन किया ऑनलाइन। आप लोग ग्रुप में एक मैसेज कर दो कि 9-10 तक जो है सब 9:40 तक सब लोग ज्वाइन करें, उसके बाद मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूंगी। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम ऑन कैंपस क्लासें हो रही है? नहीं, ऑनलाइन क्लास हो रही है क्योंकि कोई स्टूडेंट का था ही नहीं कि उन्होंने वैक्सीनेशन कंप्लीट की हुई है या नहीं। वैक्सीनेशन के लिए आप लोगों को ईमेल रिसीव हो गई थी? किस तरफ से? आप लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा ली हुई है कोविड की? नो, अभी नहीं हुई। हाँ जी, तो उसके बगैर आप ऑन कैंपस क्लास नहीं ले सकते। आप लोगों को मैंने एलएमएस के थ्रू ईमेल जो है वो की थी, आप लोगों को रिसीव हुई थी या नहीं हुई? मैंने मेल देखी नहीं है अभी तक। यस मैम, होगी थी रिसीव और एलएमएस पे भी है। ठीक है, आप लोग काइंडली फिर अपनी ईमेल जरूर चेक किया करो, ठीक है, क्योंकि इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। तो ईमेल ये थी कि आप लोग जो है डायरेक्टर साहब और इन साहब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी यही ऑर्डर्स हैं कि स्टूडेंट्स अपनी जो है वैक्सीनेशन कंप्लीट किए बगैर जो है यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते। और वैक्सीनेशन कंप्लीट करने का क्या मतलब है? सिर्फ फर्स्ट डोज नहीं है मतलब, ठीक है। आप लोगों की मतलब वैक्सीनेशन होने का मतलब है कि आप लोगों की दोनों डोजेस जो है वो कंप्लीट है और आप उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर 1 वीक ऑफ योर सेकेंड डोज आप लोग जो है यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। सही में। ठीक है, तो इसलिए जो है अभी आप लोगों की ऑन कैंपस क्लासेस हो नहीं रही क्योंकि आपकी क्लास में से कोई बच्चा, आई डोंट नो व्हाई यू आर ऑल ऑफ यू आर सो रिलक्टेंट टू दिस वैक्सीनेशन। आप लोग क्यों नहीं करवा रहे या क्यों नहीं करवाना चाह रहे? बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के अगर अगर अभी मिड टर्म नहीं तो फाइनल टर्म जो है ऑन कैंपस होते हैं, तो उसमें फिर आप लोग नहीं आ पाओगे अगर कि आप लोग की वैक्सीनेशन अगर तब तक कंप्लीट नहीं होती तो। मैम मैसेज किया हुआ अभी तक हमें आया ही नहीं है, तो फिर फर्स्ट डोज बेटा का ही अब आया तो हम कोई वो कैसे? इस बेटा अब ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लेम एक्सक्यूज छोड़ दो कि जी मैसेज करेंगे तो जाएंगे। सबके लिए वॉक इन फैसिलिटी स्टार्ट हो चुकी हुई है, आप लोग जाओ और जाके जी वैक्सीनेशन करा लो। अब किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सो ये कहना छोड़ दो कि जी मैसेज किया और जवाब नहीं आया। मैम मेरी एरिया में तो अभी तक कोई सेंटर ही नहीं बना वैक्सीनेशन का। बेटा आसपास बना होता है ना, जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है वहां पे गवर्नमेंट ने सेंटर्स बनाए हुए हैं। आपके अभी तक जो उस नहीं है। प्रेजेंट जो होगा उस वहां पे तो नहीं होगा, आपके घर के पास तो ऑब्वियसली नहीं हो सकता। आप लोगों के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंटर्स हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वो आप लोगों वहां पे सेंटर्स होते हैं। मैम तो वहाँ अगर गया आप हूँ, लोग वहाँ के काम के हैं, जी, उन्होंने कहा वैक्सीनेशन कराओ तो अच्छा है। ये बस जो है र्यूमर्स फैल चुके हुए हैं और आप लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आ रही, क्योंकि हर टीचर तो आप लोगों को कह रहा होगा कि विदाउट वैक्सीनेशन आप कैंपस नहीं आ सकते, ठीक है। और वैक्सीनेशन का कोई ऐसा नहीं है, ये फेक र्यूमर्स हैं बस इसके बारे में जी के जी इसके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज ओनली अ वैक्सीनेशन जो आप सबको करवानी चाहिए, जो हम सबको प्रोटेक्ट करेगी और हम दूसरों को जो है स्प्रेड करने से जो भी वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उनको भी। तो इसके कोई वे ऐसा नहीं है कि आप लोग ये कहो कि जी हम वैक्सीनेशन नहीं करवा सकते। जी इसमें क्या वैसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों ना करवाओ? नहीं व्हाट आर द वैसे वो इश्यूज? तो उसके अपने साथ वाले ही उसके कजन ने करवाया, वो बाहर जा रहा था, वैक्सीनेशन कराई, अगले 3 दिन तक उसे इतना फीवर था ना, अच्छा खासा। तो और वो भी डॉक्टर है डीएचक्यू में, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, वो कहता है मेरी सलाह तो ये है कि अभी ना कराओ।
और दूसरा हमारे एरिया में कोरोना है नहीं इतना। और बाकी क्या है? बाकी हमारे एरिया में डिस्ट्रिक्ट वगैरह है, तहसील लेवल के ऊपर लास्ट टाइम जो लॉकडाउन वगैरह हुआ था उस टाइम भी हमारे एरिया के स्कूल और कॉलेज ओपन ही रहे थे। इधर ये मुजफ्फरगढ़ वाली साइड है, इधर तो कोरोना है ही नहीं कहते। बट वहां पे तो बहुत ज्यादा है, कश्मीर वाली साइड पे, उस साइड पे जो है कोरोना बहुत ज्यादा है। और सेकंड जो है, आप लोगों को वैक्सीनेशन का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वैक्सीनेशन जब हम भी कोई भी करवाते हैं, नॉट अदर देन कोविड, आप किसी भी की भी वैक्सीनेशन कराते हो तो वैक्सीनेशन का पर्पस क्या होता है? आप लोगों के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना। ठीक है? जैसे वहाँ हमें कोई बीमारी होती है, डिजीज होती है, तो उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। बुखार हो जाता है बहुत ज्यादा, या पहले जनरल सिम्टम्स आती हैं, बुखार, हेडेक, और जो है बॉडी में पेन जो है, वो सारी चीजें। और फिर जनरल जो सिम्टम्स है स्टार्ट होती हैं डिजीज की। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है वैक्सीनेशन का। ठीक है? कि वैक्सीनेशन जब हम किसी भी डिजीज की कराते हैं, तो वो उसका पर्पस भी क्या होता है? हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना अगेंस्ट दैट डिजीज जिसकी वैक्सीनेशन हम करवा रहे हैं। तो उसमें भी जब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो ऑब्वियसली कुछ जनरल सिम्टम्स जो हैं अपीयर होती हैं, और वो हर वैक्सीनेशन में होती हैं। कुछ में ज्यादा होती हैं, कुछ में कम होती हैं। लाइक फीवर हो गया, जो है हेडेक हो गया, इसके अलावा जो है बॉडी पेन हो गई। तो ये जो है कुछ लोगों में आ रही है, कुछ लोगों में नहीं आ रही सिम्टम्स जो है। और डिपेंड भी कर रहा है कि जी कौन सी वैक्सीनेशन है। सो ये वैक्सीनेशन के जो सिम्टम्स है, जनरल सिम्टम्स, ये सब में अपीयर होती हैं। सो दिस इज नॉट अ फैक्ट कि जी इसमें बहुत कुछ हो रहा है जी, तो इस वजह से हम वैक्सीनेशन नहीं करा पाते। तो वैक्सीनेशन का प्रोसेस आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करने की जरूरत है, आप लोगों को पढ़े लिखे साबित करने की जरूरत है कि जी ये एक जनरल चीज है। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो उसमें ये सिम्टम्स अपीयर हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस लेवल की जो अपीयर होती है। मैम अगर ये सिम्टम वगैरह अपीयर होते हैं तो उस दौरान में हम फिर इनकी मेडिकेशन भी कर सकते हैं? बेटा फीवर की मेडिकेशन क्या, पैनाडोल ले लो, इसके अलावा क्या हो सकता है? क्योंकि सिम्टम्स अच्छा। आपका जब भी इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उसमें जो जनरल सिम्टम्स सबसे पहले आती हैं वो यही है, फीवर, हेडेक एंड बॉडी एक। तो उसके लिए आप ऑब्वियसली जो है मेडिसिन लेते हो, पैनाडोल ले लो, कोई पेन किलर ले लो। तो इसी तरह से इसमें जो फीवर आएगा उसमें भी आप वो जो है ये चीजें ले सकते हैं। सही मैम, ओके, शुक्रिया मैम। ओके। एक्सक्यूज मी मैम, और आप काइंडली अपनी आप वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा लो। हाँ मैम जी जी मैम। बेटा। यूनिवर्सिटी में क्लास ले रही हैं? नहीं, मैं यूनिवर्सिटी में क्लास नहीं ले रही हूँ, ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ आज। तो मैम जिनकी दोनों वैक्सीन हो चुकी हुई हैं तो वो ऑन कैंपस नहीं ले सकते अब? वो ले सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था आप लोगों में से किसी की कंप्लीट हुई हुई है। नेक्स्ट ऑन कैंपस क्लास लिया करूंगी मैं, नेक्स्ट टाइम से आप लोग जो है अपनी क्लास ज्वाइन कर सकते हो। कितने बच्चों की वैक्सीनेशन कंप्लीट है? मैम मेरी तो हो गई थी। आपकी, इफ्रा की है, इसके अलावा किसकी है? इसके अलावा किसी की है? मेरी भी हो गई है। नो मैम, हम यस फर्स्ट मैम। डोज लिए, सेकंड डोज नहीं लगी अभी। मैम मेरी भी हो गई है मेरे वैक्सीनेशन। फर्स्ट डोज का बिल्कुल मतलब नहीं है आपकी वैक्सीनेशन हो गई है। ठीक है? जिनकी दोनों डोजेस जो है कंप्लीट हो चुकी हैं, दे आर वैक्सीनेटेड। ठीक है? आपकी फर्स्ट वैक्सीनेशन जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करती, ना वो आपकी इम्यूनिटी को डेवलप करती है। जब आपकी सेकेंड डोज कंप्लीट होगी ना, उसमें आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट फुली एक्टिवेट होगा, और फिर वो एक्टिवेट होगा और फिर उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनना शुरू होंगी आपकी बॉडी में, और आपका आप इम्यून होंगे उस डिजीज के अगेंस्ट। तो जब आपकी दोनों डोजेस कंप्लीट होंगी तो मतलब आप वैक्सीनेटेड हैं। आफ्टर योर फर्स्ट डोज यू आर नॉट वैक्सीनेटेड एंड यू आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय दैट डिजीज। सो नेक्स्ट टाइम जो है आप लोगों की जिनकी दोनों डोज कंप्लीट हो चुकी हैं, वो अपना जो है अपना सर्टिफिकेट भी साथ लेके आए, और अपनी जो क्लास जो है आप लोग फिर ऑन कैंपस जो है अटेंड कर लिया करने हैं। ठीक है? मुझे नहीं था आइडिया कि किसी एक स्टूडेंट की भी जो है कंप्लीट हुई है, इसलिए मैं ऑन कैंपस या क्लास में क्लास नहीं ले रही, मैं ऑनलाइन ही ले रही हूँ। मैम हम मिड्स कैसे ऑन कैंपस देंगे फिर? मिड्स का भी मिड्स तो बेटा ऑनलाइन हो क्लियर गए। क्लियर पॉलिसी नहीं है कि वो ऑनलाइन है, और ना ही अभी तक कोई आई है एग्जामिनेशन की तरफ से। ठीक है? तो आप लोग जो है इस मिड का जो भी आया है वो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स को देख के ही आएगा।
जितने रिलक्टेंट आप लोग हैं वैक्सीनेशन में, तो हो सकता है मिड्स में तो अभी ये लोग ना करें जी, फुली ऑन कैंपस होगा, क्योंकि वो तो फिर सारे स्टूडेंट्स, जैसे आपकी क्लास में 74 में से 2-3 लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो फिर ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन फाइनल में जो है ये लोग जरूर जो है इस तरह की अगर ऑन कैंपस ले सकते हैं तो फिर ये जरूर ऑन कैंपस लेंगे। सो काइंडली जो है अपनी वैक्सीनेशन करा लो, ताकि एटलीस्ट आप लोग फाइनल में अपीयर होने के लिए जो है आप लोगों को तब प्रॉब्लम ना हो। आप लोग क्यों इतना लाइट ले रहे हो? आई डोंट नो। आप गवर्नमेंट ने हर चीज जो है आप लोग जो है वो मैम जाके भी वैक्सीन तो करवा वॉक इन। लिया, सर्टिफिकेट भी है, मैंने तो कल तो ठीक क्लासेस भी ली हैं कैंपस से सारी। तो ठीक है, आपका कोई इशू नहीं है, ठीक है। बाकी बच्चों के लिए ये सबके लिए है कि आप काइंडली अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराओ, और जिन्होंने नहीं कराई, जो अभी तक यही है कि जो हमने नहीं करानी, तो इस सब को छोड़ दो और अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट कराओ, ताकि आप लोगों के आगे फाइनल एग्जाम है नेक्स्ट सेमेस्टर, आपका पूरा ऑन कैंपस हो सकता है। तो आप लोग वैक्सीनेशन के बगैर आप यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते, तो काइंडली टेक इट सीरियस। चलिए ठीक है। नेक्स्ट जो है वो आपने कोई लेक्चर में कोई प्रॉब्लम था, लास्ट लेक्चर पढ़ा था तो पूछ लो, नहीं तो हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोई नहीं था प्रॉब्लम मैम, ठीक था लेक्चर। पढ़ा था? जी मैम। ठीक है हाफिजा अनीजा, मैं आपको आपका सेक्शन चेंज कर दूंगी। अच्छा, एक और मैंने अनाउंसमेंट करनी थी। आप लोगों के मार्क्स मैंने अपलोड किए हुए हैं एलएमएस पे, ठीक है? आपने देखे अपने क्विज के मार्क्स? यस मैम। एक तो वो देख लो सब लोग, ठीक है। सेकंड, अगर किसी बच्चे ने चेंज सेक्शन में दिया हुआ था, उसका कोई एनरोलमेंट, जैसे कोई सेक्शन सी में था लेकिन वो एलएमएस पे सेक्शन ए में है, तो उसने उसमें दिया हुआ है, तो काइंडली मुझे ईमेल कर दें, ताकि अगर उनके मार्क्स एलएमएस पे फिर नहीं लगे होंगे कि उन्होंने क्विज दिया था, उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर दें, फिर मैं उनका देख के तो आपने आपके मार्क्स अपलोड कर दूंगी। तो किसी भी बच्चे का ऐसा इशू है कि उसके मार्क्स नहीं लगे हुए, उसने क्विज दिया था, तो उसका प्रूफ सेंड करें, और फिर जो मैं उसके मार्क्स जो है देख के फिर अपना वो उसको करके तो फिर कर दूंगी अपलोड। क्योंकि कुछ बच्चों के आई थिंक सो कि वो ऐसा इशू था इनरोलमेंट वाला, या वैसे अगर किसी का जो है मिस हो गया है, तो आप लोग काइंडली एक दफा चेक कर लो और फिर मुझे ईमेल कर देना। चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वो बहुत जो है वो छोटे से लेक्चर थे और बेसिक लेक्चर थे, इसलिए मैंने उनको मर्ज किया है, ठीक है। इसमें वही पिछले जैसे हमने जीन थेरेपी में पढ़ा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग में है, और सेल जो है बेसिक का जो आप हमेशा पढ़ते रहते हो, उस दो लेक्चर थे, तो इसको मैंने मर्ज कर दिया है 16 एंड 17 एफजे। सो आज का जो टॉपिक है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है। जेनेटिक इंजीनियरिंग की टर्म सुन के क्या माइंड में आता है आप लोगों को? क्या है ये जेनेटिक इंजीनियरिंग? मैम इसमें जीन्स वगैरह को डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं मैम। फॉर एग्जाम्पल मैम कोई अल्टरेड जीन है या कोई हम हमारा जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसके लिए हम हाँ लोग जी, ना डीएनए का सीक्वेंस चेंज करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। बेसिकली हम इसमें क्या करते हैं कि हमने अपनी जो रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक हैं वो किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं, इम्पार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हम न्यू एक ऑर्गेनिज्म की नई वैरायटीज और नई चीजें जो है देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के पास क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। पहले वो जो है वेजिटेबल्स जो है वो सीजनल थी, सिर्फ 1-2 मंथ में जो है वो आपको अवेलेबल थी। अब जो है थ्रू आउट द ईयर जो है वो आपको अवेलेबल होती हैं। So what is the reason? Reason is that the genetic engineering, ठीक है। अब हमने उसको जो है मॉडिफाई कर दिया है। अब हम उसको मॉडिफाई कर देते हैं कि कुछ सब्जियां जो सिर्फ सर्दियों में होती थी, गर्मियों में नहीं होती थी, तो उनमें हमने जो है ऐसी जीन इंसर्ट कर दी जो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकती थी, ठीक है। तो इस तरह से उसको हम
जो है गर्मियों के सीजन में भी ग्रो करने लग गए। इसी तरह से कुछ गर्मियों में होती थी, सर्दियों में नहीं होती थी, तो उनको पे भी हमने टेम्परेचर टॉलरेंस जो है जीन इंसर्ट की लोअर टेम्परेचर की, तो वो उसको भी हम ग्रो करने लगे। इसी तरह से डिफरेंट क्रॉप्स, कुछ की क्वालिटी जो है वो हम सही करते हैं, क्वांटिटी कुछ में फ्रूट बहुत कम होता था तो हमने उसमें जीन इंसर्ट की, तो वो जी हायर क्वांटिटी के साथ प्रोड्यूस होने लग गए या होने लग गए। तो इस तरह से हम अदर देन मेडिसिन, इसमें मेडिसिनल पॉइंट से भी जो है हम करते हैं, और इसके अलावा अपनी रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक भी किसी ऑर्गेनिज्म में जो है या किसी स्पीशी में किसी और स्पीशी का जीन लेके तो इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ जेनेटिक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग क्या होता है? टू मेकअप, ठीक है। और जेनेटिक मतलब जीन्स लेवल पे, तो जीन्स लेवल पे जो हम चेंज करते हैं जेनेटिकली, खुद मेकअप करते हैं किसी भी न्यू जीन को इंसर्ट करके इनटू द जीनोम, तो वो रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स जो है हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज टेक्निक इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। So genetic engineering refers to the direct manipulation of DNA to alter an organism's characteristics in a particular way. In a particular way, for example, कि हमने कोई एक specific gene insert करनी है, टेम्परेचर टॉलरेंस की, ह्यूमिडिटी टॉलरेंस की, हाइट की, या क्वालिटी इंप्रूव करने की, या क्वांटिटी इंप्रूव करने की, तो वो रिक्वायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है या वो रिक्वायर्ड जीन है, हम उसके डीएनए को में इंसर्ट करके मैनिपुलेट करते हैं, चेंज करते हैं, और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है ग्रो करते हैं, या क्रॉप्स हैं या किसी कोई भी चीज। दिस में मीन चेंजिंग वन बेस पेयर, ये वन बेस पेयर पे भी हो सकता है, डिलीटिंग अ होल रीजन ऑफ डीएनए, कोई रीजन भी हम डिलीट कर सकते हैं जो हमें नहीं चाहिए उस ऑर्गेनिज्म में, और इंट्रोड्यूसिंग एन एडिशनल कॉपी ऑफ अ जीन, ठीक है, या फिर एक न्यू जीन जो इंसर्ट कर सकते हैं, तो ये किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, जेनेटिक फार्मिंग, ये भी वही जेनेटिक इंजीनियरिंग के एक फर्दर सब टाइप है। सो जेनेटिक फार्मिंग इज अ टेक्नोलॉजी that scientists use to alter an animal's own DNA, ठीक है, or to splice in new DNA called a transgene from another species, ठीक है। हम इसमें दोनों तरह से कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग को ही हम जेनेटिक फार्मिंग भी कह सकते हैं, इसमें या तो हम उस ऑर्गेनिज्म का अपना डीएनए चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल बेस पेयर जो है वो चेंज कर दी, या कोई पार्ट जो डिलीट कर दिया, या किसी और जीन की कॉपी जो है वो दोबारा से हेल्दी जीन की इंसर्ट कर दी। सो या तो उस ऑर्गेनिज्म का डीएनए चेंज कर सकते हैं, या फिर जो है किसी और स्पीशी का जीन जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्पीशी लेवल पे चेंज होता है कि किसी एक स्पीशी की दूसरी स्पीशी में जीन जो ट्रांसफर की जाती है, इसको ट्रांसजीन कहते हैं, ठीक है। और इन ट्रांसजीन्स के बाद जो है जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है। So in forming these genetically modified transgenic animals are mostly used to make human proteins that have medicinal values, ठीक है। जो मेडिसिनल में जो यूज हो रहे हैं कि हम इसमें ह्यूमन प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। एनिमल्स में वो ह्यूमन जीन इंसर्ट कर देते हैं, तो उन एनिमल्स में वो ह्यूमन प्रोटीन जो है वो प्रोड्यूस होने लग जाती है। फिर उन एनिमल से वो ह्यूमन प्रोटीन हम जो एक्सट्रैक्ट करके तो ह्यूमंस को जो है वो दे सकते हैं, जिनमें वो मेडिसिन जो प्रोटीन है या कोई एंजाइम है वो नहीं बन रहा होता। सो इट कैन बी यूज्ड इन द डायग्नोस्टिक एंड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीजेस। The protein encoded by the transgene is created into the animal's milk, egg or blood and then collected and purified, ठीक है। हम किसी भी जो है उसको वे से जहाँ जिन सिचुएशंस में वो प्रोटीन बन रही है एनिमल्स के, तो वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद प्योरीफाई करते हैं, देन वी कैन इंसर्ट दैट इनटू द ह्यूमंस। जीन थेरेपी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। जीन थेरेपी इज क्वाइट डिफरेंट थिंग, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या है कि जीन थेरेपी को हमेशा हम जो है मेडिसिनल पॉइंट से कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अनहेल्दी जीन को चेंज करते हैं विद द हेल्दी जीन्स, ठीक है। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक फार्मिंग में ऐसा नहीं है, हम उसको जो है कोई रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स डालते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। तो जीन थेरेपी में बेसिकली हम एक अनहेल्दी जीन को मॉडिफाई करते हैं, जीनोम को मॉडिफाई करते हैं, या एक हेल्दी जीन जो है उस फॉल्टी जीन की बजाय जो है रिप्लेस करते हैं। So in gene therapy, it involves modifying human DNA either to repair it or to replace a faulty gene. The idea of gene therapy is to overcome the effects of a mutation which cause a genetic disease. So this
technique is used for the genetic disorders to cure as a medicine to the genetic disease. Cystic fibrosis को हमने discuss किया था, and it is the best example that in which we using gene therapies. So these are the different techniques of that overcome in the genetic mutations. वो जो जीन लेवल पे हम उनकी बेस पे म्यूटेशन चेंज करते हैं, जीन डीएनए को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो दीज आर द जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसमें आगे फर्दर जो जीन फॉर्मिंग आ जाती है, जिसमें हम वन स्पीशी की या एक ही ऑर्गेनिज्म की या किसी और स्पीशी को चेंज कर सकते हैं, या फिर जीन थेरेपी जिसमें हम जो है अनहेल्दी जीन को जो है चेंज कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल आर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। इसमें भी इसको यूज करके हम वैक्सीन भी बना रहे हैं, ठीक है। हम कुछ वैक्सीन में हम जो है वो एंटीबॉडीज लगाते हैं सिर्फ, ठीक है। तो वो एंटीबॉडीज हम किसी जो है टेस्ट एनिमल्स में बनाते हैं, ठीक है। जो हमने जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट वैक्सीन बनानी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोविड की बात कर रहे लेते हैं, कोविड जो वैसे तो एनिमल्स को इफेक्ट नहीं करता, मैंने एग्जाम्पल कहा है, ठीक है। तो जो है इफेक्ट एनिमल्स में वो इंसर्ट किया कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके अगेंस्ट हमने वैक्सीन बनानी है, तो वो उस ऑर्गेनिज्म का इम्यून सिस्टम, एनिमल का इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट होगा और उस वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। फिर वो एंटीबॉडीज जब डेवलप हो जाती हैं उस एनिमल में, तो वहां से हम एक्सट्रैक्ट करके तो ह्यूमंस में इंजेक्ट कर सकते हैं। और ये पैसिव इम्यूनिटी की एक टाइप है, ठीक है। इम्यूनिटी की टाइप्स होती है ना, एक एक्टिव एक पैसिव। पैसिव होती है जिसमें हम सिर्फ एंटीबॉडीज लगा देते हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता इसमें। जो अभी हम कोविड की करा रहे हैं, ये एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम अपना एक्टिवेट होगा और हमारा अपना इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज बनाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग को हम किसी भी लेवल पे कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बाय द एडिशन ऑफ अ न्यू जीन, बाय द डिलीशन ऑफ सम रिक्वायर्ड जीन, और मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या है कि हम किसी एक डिजायर्ड जीन को जो है वो चेंज कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम अनदर स्पीशीज। What is the purpose behind this genetic engineering? So it allows genes from one organism to be inserted into a cell of a different organism of a different species. तो हम डिफरेंट स्पीशीज में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन इंसर्ट अ ह्यूमन जीन इनटू अ बैक्टीरियम, ठीक है। वी कैन यूज अ बैक्टीरियल जीन एंड देन इंसर्ट इनटू द ह्यूमन। सो वी कैन इंसर्ट अ बैक्टीरियल जीन इनटू द प्लांट्स और क्रॉप्स। तो दीज आर द पर्पस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम कोई भी रिक्वायर्ड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंसर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम अदर स्पीशीज जीन जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल कुछ प्लांट्स, कुछ बैक्टीरिया से जो कि हाई टेम्परेचर को जो है वो कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, और कुछ क्रॉप्स भी हमारी जो हाई टेम्परेचर को ग्रो नहीं कर सकती थी, तो हमने उनमें हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने की जीन जो है बैक्टीरिया से लेके इंसर्ट की। तो इस तरह से वो क्रॉप्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे भी टॉलरेट करना शुरू हो गई और हाई टेम्परेचर पे भी ग्रो कर सकते थे फिर हम उनको। तो these are all are the applications of genetic engineering. For example, human genes can be inserted into a bacterium. Human genes can be inserted into cells from other animals. मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, एग्जाम्पल की बात की थी कि हम किस तरह से जो है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं। अब क्लियर आ रही है? जी मैम अब ठीक है। अच्छा, सो ह्यूमन जीन्स जो है वो बैक्टीरियम में इंसर्ट की जा सकती हैं, फिर ह्यूमन जीन्स कैन बी इंसर्टेड इनटू सेल्स फ्रॉम अदर एनिमल्स, या फिर बैक्टीरियम जीन्स इंसर्ट की जा सकती हैं इनटू द प्लांट सेल्स। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। द ऑल्टर्ड डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। जिस जीन में, जिस डीएनए में हम चेंज करते हैं, जिसमें हम रिक्वायर्ड जीन डालते हैं, फिर उस डीएनए को क्योंकि हमने चेंज किया ना, मैनिपुलेट किया है, तो फिर हम उस डीएनए को रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं कि हमने उसको रीडिफाइन या रिकम्बाइन किया। Recombinant DNA is joined to other unrelated DNA in the organism. This is called gene splicing. Tiny segments of a gene are taken out and replaced by different genes of interest.
ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स क्या है? जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो जेनेटिक मटेरियल चेंज बाय अदर देन रैंडम नेचुरल ब्रीडिंग, ठीक है। नेचुरल एक तो होती है ना, नेचुरली चेंज आ रहा है, तो हम ये खुद चेंज जो है लेके आते हैं। जीन ट्रांसफर क्या है? मूविंग अ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। ट्रांसजेनिक का मीन क्या है? ट्रांस का मतलब क्या होता है? क्रॉसिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, किसी भी चीज को। सो यहाँ पे मैम आपकी आवाज कट रही है। मैम आपकी आवाज डिस्टॉर्टेड आ रही है। हाँ जी, अब आ रही है मेरी आवाज? जी मेरी मैम अब आ आवाज रही आ है। रही है मैम आपको? अब आ रही है। यस मैम अब आ रही ठीक है। है। सो हम बात कर रहे थे यस स्टेजेस ऑफ मैम। जेनेटिक इंजीनियरिंग। यस मैम अब आ देयर रही आर है। बेसिकली 5 डिफरेंट स्टेजेस, ठीक है। Okay, beta. Okay. And so there are 5 different stages or 5 different steps of genetic engineering. These are the basic steps of every step of every genetic engineered organism जो है उसमें क्या होता है? Isolation, cutting, ligation and insertion, transformation and then expression. आइसोलेशन में क्या करते हैं? जो हमारा डोनर ऑर्गेनिज्म है, जो रिक्वायर्ड जीन है, हम उसको आइसोलेट करते हैं पहले बाय अटैचिंग अ प्रोब टू दैट ऑर्गेनिज्म जीनोम, ठीक है। उसके बाद जो हमारी रिक्वायर्ड जीन है, जो हम इंडिकेट हो गई है कि वो किस जगह पे है, उसको वहां से कट करते हैं। देन उसको रिक्वायर्ड ऑर्गेनिज्म जो है उसमें उसकी जीनोम में लाइगेशन करते हैं और इंसर्ट करते हैं उसको। उसके बाद उसकी वो जो अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है, ठीक है, उसको किसी बैक्टीरिया में जो है, यहाँ पे बैक्टीरियम की जो एग्जांपल दे रही हूँ मैं, तो बैक्टीरिया में करके उसकी क्लोनिंग की जाती है कि उसमें रिक्वायर्ड प्रोटीन जो है वो डेवलप बनती जाती है। फिर हम उससे जो है एक्सप्रेशन होता है, प्रोटीन बनना शुरू हो जाती है। फिर हम बैक्टीरियम से वो प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करके तो ह्यूमंस के लिए यूज कर सकते हैं। So first step is isolation. Isolation of a specific gene from donor. ठीक है, डोनर कोई भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन की जीन हमने इंसर्ट करनी है, तो ह्यूमन में ले रहे हैं। अगर हम बैक्टीरियम की जो है प्लांट्स में डालना चाह रहे हैं, तो प्लांट्स उसकी बैक्टीरियम की लेंगे। सो इट इज एन ह्यूमन डोनर। उसकी हम क्या करेंगे? सेल जिसमें से हमने लेनी है जीन, उसको ब्रेक करेंगे, उसके साथ जेनेटिक प्रोब डालेंगे। प्रोब्स आप लोगों को पता है कि जी फ्लोरिसेंटली लेबल्ड जीनोम होता है, जीनोम सीक्वेंस होता है। तो जो हमने जीन आइडेंटिफाई करनी है पहले, उसके जो लिए हम प्रोब बनाते हैं, उसको फिर हम डीएनए के साथ जो है अटैच करवाते हैं। तो जहाँ पे अटैच होगा मतलब वो हमारी
रिक्वायर्ड जीन को इंडिकेट कर देगा। सो हम उसको वहां से आइसोलेट कर देंगे। पोजीशन यहाँ पे हमारी पोजीशन ऑफ जीन जो है वो आ जाएगी हमारे पास। क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम आ रही है, पता नहीं क्या हुआ है। मैं दोबारा से शेयर करती हूँ इसको। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी मैम शो हो रही है, मैम शो हो रही है। चेंज भी हो रही है स्क्रीन। अच्छा, तो फर्स्ट आइसोलेशन हो गया, हमने अपनी रिक्वायर्ड जीन को जो है उसकी पोजीशन देख ली। उसके बाद कटिंग होते हैं, जो हमारी रिक्वायर्ड जीन थी उस पे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने पढ़ा था कि वो हमारे जीनोम को रिक्वायर्ड रिस्ट्रिक्शन साइट से जो है ब्रेक कर दे, कट कर देगी। तो इस तरह से हम अपनी रिक्वायर्ड जीन को जो है अपने डोनर जो है उससे ले लेंगे, उससे वहां से कट कर लेंगे। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एज सीजर एक्ट करते हैं। ठीक है, और जो हमारी रिक्वायर्ड जीन है उसको कट कर देगा। ये रिस्ट्रिक्शन साइट शो कर रहे हैं एरोस। ठीक है, तो वहां पे जो है वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट करके तो डोनर जो हमारी स्पेसिफिक जीन है उसको सेपरेट कर लेगा। उसके बाद क्या होता है कि लाइगेशन होती है, रीजॉइनिंग कट फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड फॉर्मिंग आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल। जो हमने अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है वो हम बैक्टीरिया में जो है इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाता है। जब वो वो जीन इंसर्ट होगी तो वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। So expression is getting the organism with the recombinant DNA to produce the desired protein. When the protein is produced in a large amount, it is isolated and purified, and then it can be used for the different diseases. समरी ऑफ स्टेप्स वही है कि हमने डोनर डीएनए से जो है वो अपनी जीनोम ली, उसको जो है आइसोलेट किया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, उसको फिर जो है लाइगेज एंजाइम के साथ अपने डीएनए जिसमें हमने करना है इंसर्ट करनी है उसका उतना पार्ट कट करके तो वहां पे अपनी रिक्वायर्ड जीन इंसर्ट कर दी। स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, जहाँ पे वो जीन जाके अटैच होगी। ठीक है, वो कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं जिनके साथ स्टिक करते हैं, वो अटैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फिर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है हम अपने जो है बैक्टीरिया उसमें इंसर्ट कर देते हैं और फिर वहां पे एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाता है उस जीन का। एप्लीकेशंस इसकी क्या है, एनिमल्स में है। द ह्यूमन जीन टू क्लॉट ब्लड हैज बीन इंसर्टेड इनटू द डीएनए ऑफ शीप। शीप को यूज किया गया जिसमें हम उसमें क्लॉटिंग फैक्टर बनाने के लिए यूज किया गया। ठीक है, आपको शीप प्रोड्यूस ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर्स नीडेड फॉर हीमोफिलियाज इन देयर मिल्क। गोट्स प्रोड्यूस अ प्रोटीन टू ट्रीट एम्फाइसीमा। ठीक है, हीमोफिलिया इसके बारे में आइडिया है कि क्या होती है हीमोफिलिया डिजीज? मैम किसकी बात कर रही हैं आप? आपकी आवाज सही नहीं है। हीमोफिलिया। मैम ब्लड क्लॉटिंग जी नहीं होती मैम, जिसमें। जी मैम, हाँ इसमें जी, क्लॉटिंग कुछ एब्सेंट होते हैं सिस्टम के ठीक अंदर। है। इट्स अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है। इसमें हमारी बॉडी के अंदर आप सबको पता होगा कि क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं और वो एक पूरी सीरीज होती है। तो किसी एक क्लॉटिंग फैक्टर के मिस होने की वजह से हमारा ब्लीडिंग जो है क्लॉट प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती रहती है अगर कोई कट वगैरह लग जाए तो। सो ये अगर कोई इसमें कोई क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है तो वो हम जो है इसमें हमने शीप को यूज किया, उसमें ह्यूमन जीनोम को जो है ऐड किया जीन को उस क्लॉटिंग फैक्टर के लिए। ठीक है, तो फिर उस शेप में जो है वो ह्यूमन प्रोटीन या क्लॉटिंग फैक्टर जो है बनना शुरू हो गया। फिर जब वो बन गया तो फिर हमने उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं वहां से और फिर जो हमारे पेशेंट हैं उनमें हम वो जो है लगा सकते हैं एज ए ट्रीटमेंट।
इंसुलिन बहुत ज्यादा यूज हो रही है, आपको पता है कि इट्स द मोस्ट जो आजकल कॉमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। तो इसके लिए जो इंसुलिन बन रही है उसके लिए भी हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन जीन इंसर्ट कर देते हैं जो इंसुलिन बनाती है, और फिर ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरियाज में जो है वो इंसुलिन बनती है, फिर हम उसको जो है प्यूरिफाई कर लेते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा प्लांट में हम जो है चेंज लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्राउन राइस जो है आप लेते हो, और एक वाइट राइस तो हमारे जनरल यूज होते हैं ना, उनमें विटामिन ए डेफिशिएंट होते हैं। तो हमने ऐसे राइस प्रोड्यूस किए जिसमें हमने विटामिन ए की जो है वो जीन डाली, तो वो ब्राउन राइस जो है हमारे पास आते हैं जिसमें विटामिन ए जो है डेफिशिएंट नहीं होता। ट्रेसी के बारे में आप सबको पता होगा, इट्स द फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और इसमें जो है इसको बेसिकली क्या किया गया, ये सबसे पहली एक्सपेरिमेंटल जो है शीप थी जिसको 1990 में जो है बॉर्न हुई, और इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू बनाया गया था। इसमें क्या किया गया था कि जो क्या इंसर्ट किया गया था कि इसमें इसको यूज किया गया था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एंजाइम। वो एंजाइम कौन सा था? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ठीक है, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस और एम्फाइसीमा के लिए यूज होता था। तो कुछ जो इन डिजीज के पेशेंट थे उनमें ये एंजाइम नहीं बन रहा था, तो फिर ये जीन की कॉपी जो है वो हमने इस शीप में डाली। ठीक है, और फिर ये शीप जो है इसमें प्रोड्यूस होने लग गया एंजाइम, और वहां से फिर हम एक्सट्रैक्ट करके तो हमने ह्यूमंस में लगाया। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो कि शीप थी, ट्रेसी, इन 1990। जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होते हैं? एक ये पिछले तो हमने बात की है कि हम कोई जीन एक जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। सो जीनो ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है कि हम लिविंग सेल और जो है ऑर्गन्स जो हैं वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी। तो जो हम ऑर्गन लेवल पे और टिश्यू लेवल पे काम करते हैं तो उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, उसको जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहा जाता है। However, देयर आर इसमें बहुत सारे एथिकल इश्यूज भी होते हैं, और इसमें रिजेक्शन इशू भी बहुत ज्यादा होते हैं। हमारी बॉडी जो है ये इम्प्लांटेड है इसमें कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो हम उसको रिजेक्ट करेंगे, हम उसको अपनी बॉडी का पार्ट नहीं बनाएंगे। इसीलिए जब कोई ऑर्गन भी है स्पेशली किसी और स्पीशी का या ह्यूमंस में भी जो आइडेंटिकल नहीं है उनका लगाया जाता है कोई ऑर्गन, तो वो रिजेक्ट कर देती है हमारी बॉडी के दिस इज द फॉरेन टिश्यूज जो हमारी बॉडी में आके। सो इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, एथिकल इश्यूज भी हैं, रिजेक्शन इश्यूज भी हैं। इसके अलावा जो है इसके उस स्पीशी के ऑर्गेनिज्म कोई और होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नॉर्मल फ्लोरा होता है ना हमारे अपनी बॉडी का, तो किसी और स्पीशी का ऑर्गन जहाँ सेल हम जब टिश्यू जो है हम करते हैं तो उस स्पीशी का और माइक्रो फ्लोरा होता है। तो इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया वगैरह भी ट्रांसफर हो सकते हैं फ्रॉम वन स्पीशी टू अनदर स्पीशी, दो देयर आर वेरी इश्यूज फॉर जीनो ट्रांसप्लांटेशन। इसमें एक वो की जा रही है कि पोर्सिन जो आइलेट ट्रांसप्लांट्स हैं, आइलेट सेल्स जो है वो यूज किए जाते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन आइलेट सेल्स जो है वो उनकी शॉर्टेज होती है, इस वजह से एक जीनो ट्रांसप्लांटेशन की एग्जांपल है कि हम पोर्साइन आइलेट जो है सेल्स यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। सो इन दिस टॉपिक देयर इज एनी क्वेश्चन जो है आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लो जेनेटिक इंजीनियरिंग में। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है अभी तक? नहीं मैम, कोई क्वेश्चन नहीं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत ही बेसिक। नेक्स्ट है सेल के ऊपर। ठीक है, जो हम शुरू से बचपन से जो साइंस की जब से क्लास स्टार्ट होती है, बुक स्टार्ट होती है, उससे हम पढ़ते आ रहे हैं कि सेल क्या है। तो व्हाट इज सेल? आप 16 ईयर एजुकेशन पे आने वाले हैं, उसमें भी आप सेल पढ़ रहे हैं, तो आप लोग मुझे बताओगे कि सेल क्या है? ये बात नहीं है मैम, फिर नहीं पढ़ते। नहीं पढ़ते बेटा, जब से साइंस की पता है ना क्लास सेल होती है क्या ना है। तब से Building हम unit सेल of पढ़ रहे life. हैं। बिल्डिंग यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, Basic structure and functional unit of life. जी, बेसिक एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे बेसिक यूनिट होता है वो सेल होता है।
क्या फिर सेल आगे जो मिलके टिश्यूज बनाता है, फिर टिश्यूज मिलके जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, फिर ऑर्गन्स मिलके जो है organ ऑर्गेनिज्म systems. बनाते हैं, बनाते हैं। system and then organism. So cell is the basic and functional unit of living organisms. इसमें वही चीजें हैं कि क्या बेसिक यूनिट्स हैं, न्यूक्लियस क्या है, बाकी सारी चीजें क्या हैं. सो दिस इज वेरी बेसिक. तो इसलिए मैंने इसको इसके साथ ही मर्ज कर दिया था कि हम इसको भी इसमें कंपाइल कर लेते हैं. So cell is the structural as well as functional unit of the tissues where it occurs. Every cell has some common general features which are common to all cells irrespective of the tissues of its origin. For example, कुछ cells में general features तो सभी same होते हैं, that they have a nucleus, they have a nuclear membrane, they have a cytoplasm, they have cytoplasm organelles, उसके surrounding में cell wall होती है. So ये general features हैं, ये सारे cells में हैं. ठीक है. उसके बाद स्पेसिफिक सेल्स होते हैं कि कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सेल्स हैं, कुछ जो है वो हमारे जो जीआईटी ट्रैक्ट के सेल्स हैं, तो वो फिर स्पेसिफिक सेल्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो हर ऑर्गन के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं सेल्स के अंदर. तो लिविंग सेल्स को आपको सबको पता है कि डिवाइड किया जाता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट सेल्स में. प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं? जल्दी जल्दी ओवरव्यू करो इसको. मैम प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और उसमें ना डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती, जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स होती हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम. हाँ जी बिल्कुल. इसमें जो है प्रोकैरियोट सेल्स जो है सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं होते. ठीक है. उनमें न्यूक्लियस जो है सबमर्ज सा पड़ा होता है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. जो ऑर्गेनेलीज होती हैं उनमें मेम्ब्रेन्स नहीं होती. ठीक है. लेकिन यूकैरियोट्स में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, उसके बाद उसमें लिक्विड होता है, उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फिर साइटोप्लाज्म के अंदर भी कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनेल जो है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं. सो इनकी प्रोकैरियोट्स सॉरी बच्चों, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, इस वजह से वो बार बार हो रहा है लॉग ऑफ. रियली सॉरी. सो दिस इज द प्रोकैरियोटिक सेल, दिस इज द यूकैरियोटिक सेल. आप लोग देख लो इसमें जो है, मेरी आवाज आ रही है ना? ठीक. जी जी मैम आ रही है. ठीक है. दिस इज द यूकैरियोटिक सेल. इसमें जो है आप लोग कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं कि उसका प्रॉपर न्यूक्लियस है, उसके बाद उसके सराउंडिंग में स्पेस होती है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म के अंदर भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है. एंड दिस इज द प्लांट सेल. प्लांट सेल में भी प्रॉपर जो है वो न्यूक्लियर और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं. इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस होती है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट है. ये एनिमल्स में नहीं होती और बाकी यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होते. दीज आर ओनली इन प्लांट सेल्स. सो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स की जो है क्या क्या होती है, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज हैं? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, पेरोक्सिसोम्स, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स. ठीक है. इसके अलावा जो है नो मेम्ब्रेन बाउंड जो है वो कौन सी है? फ्री राइबोसोम्स, न्यूक्लियोलस, साइटोस्केलेटन एंड सेंट्रियोल्स. न्यूक्लियस क्या होता है? दिस इज अ वेरी बेसिक एंड सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है एक सेल का, ऑर्गेनेली है सेल की. The nucleus is the largest cellular organelle in animals. In mammalian cells, the average diameter of the nucleus is approximately 6 micrometers, which occupies about 10% of the total cell volume. The viscous liquid within it is called nucleoplasm. ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं ना, जिसको हम साइटोसोल कहते हैं. ठीक है. न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म कहते हैं.
and is similar in composition to the cytosol found outside the nucleus. साइटोप्लाज्म के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको साइटोसोल कहा जाता है. It appears as a dense, roughly spherical organelle. This is the nucleus. ठीक है, न्यूक्लियस उसके अंदर होता है. उसके बाद जो है न्यूक्लियर प्लाज्म है फ्लूइड सा. उसके बाद जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो डबल लेयर होती है. एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है. इसके अलावा इसके अंदर न्यूक्लियर पोर्स होते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन क्योंकि जितनी भी कम्युनिकेशन है बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल वो इस मेम्ब्रेन के थ्रू होगी. Nuclear membrane, it's a double membrane surrounding nucleus, also called nuclear membrane. It contains nuclear pores for material to enter and leave the nucleus. It connected to the rough endoplasmic reticulum. अच्छा, जब भी सेल डिवीजन होगी या एपोप्टोसिस होगी तो उसमें न्यूक्लियस भी जो है वो डिग्रेड होता है. ठीक है, सेल डिवीजन तो एक नॉर्मल प्रोसेस है. जब सेल डिवाइड हो रहा है तो एपोप्टोसिस क्या है? मैम ये नॉर्मल सेल डेथ होती है, मतलब कि जिसमें फॉर एग्जांपल आरबीसी की होती है आफ्टर 4 हाँ मंथ्स. जी, प्रोग्राम सेल डेथ. हर सेल की एक स्पेसिफिक लाइफ साइकिल है. कुछ की 5 डेज, कुछ 6 डेज, कुछ आवर्स हैं. आरबीसी की 120 डेज है. सो हर सेल अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के बाद वो बॉडी के अंदर जो है ऑटोमेटिकली उनकी डेथ स्टार्ट हो जाती है. उनमें चेंज आ जाता है. फिर स्प्लीन उनको जो है वो इनकल्व कर लेती है और उनकी ब्रेक डाउन कर देती है. सो दिस इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो है वो एपोप्टोसिस है. तो ये सेल डिवीजन है या एपोप्टोसिस जो है इसमें न्यूक्लियस जो है बी डिग्रेड हो. माइटोकॉन्ड्रिया जो है मोस्ट पावरफुल जो ऑर्गेनेली है. इट्स द पावर हाउस ऑफ आवर बॉडी. क्यों ऑफ द सेल? क्योंकि जितने भी एटीपी प्रोडक्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है. जितनी भी हमारी एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही होती है. In electron micrographs of cell, mitochondria appears as rods, spheres, or filamentous bodies, 0.5 to 1 micrometer in diameter and up to 7 micrometer in length. This is the shape of mitochondria. It's the powerhouse of the cell, generates cellular energy in the form of ATPs. More active cell like muscle cell have more mitochondria. ठीक है, मतलब जितने ज्यादा active cells हैं उनमें उतने ज्यादा mitochondria होंगे. Both plants and animal cells have mitochondria, site of cellular respiration. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वेसल्स जो है नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड जो मेम्ब्रेन्स हैं उसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. Okay, its cytoplasm of eukaryotic cells contain a network of interconnecting membranes. It consists of membrane with smooth appearance और कुछ जो है पार्ट इसका रफ अपीयरेंस होता है. जो स्मूथ वाला होता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और जो रफ अपीयरेंस होती है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं. ठीक है, जो हमने पहले बात की थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो कनेक्टेड होती है टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, जिस साइड पे जो है वो स्मूथ है उसको स्मूथ कहते हैं और जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं उनकी अटैचमेंट की वजह से ये रफ जो होती है इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है. Next is the Golgi apparatus. Golgi complex is network of flattened smooth membrane sacs, cisternines or vesicles. These are responsible for the secretion of protein from the cell, hormones, plasma proteins, digestive. Golgi apparatus का क्या function होता है वैसे बताओ जरा. मैम ये फिनिशिंग करता है प्रोटीन की, उसमें मतलब उसको. हाँ जी, ये हमने पहले बात की थी जब प्रोटीन फॉर्मेशन हम पढ़ रहे थे. तो Golgi apparatus बेसिकली जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं. ठीक है, प्रोटीन बन गई है. प्रोटीन हमारा मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से आया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वो राइबोसोम जो उसके ऊपर अटैच है वहां पे उनकी प्रोटीन फॉर्मेशन होगी उस मैसेंजर आरएनए को यूज करके. फिर वो प्रोटीन वहां से जो है ट्रांसपोर्ट होके गोल्जी apparatus में आती है. गोल्जी apparatus में जो है उसमें जितनी भी मॉडिफिकेशंस होने हैं उसका पार्ट सेम रहना है, चेंज होना है और उसका कुछ पार्ट रिमूव होना है उस प्रोटीन का. तो ये मॉडिफिकेशन हमने पढ़ी थी वो सारी कहाँ पे होती है? गोल्जी apparatus में. और फिर जो है ये इसको प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है टू देयर रिक्वायर्ड सेल. सो इट एक्ट्स एज अ पोस्ट ऑफिस. दिस इज अ गोल्जी apparatus. ठीक है, उसमें वेसिकल्स होती हैं और मेम्ब्रेन बाउंडेड जो है वो स्ट्रक्चर होता है. Enzyme in Golgi complex transfer carbohydrates to proteins to form the glycoprotein. This determines the ultimate destination of proteins. Golgi is the major site for the synthesis of new membrane, lysosomes, and peroxisomes.
It plays two major role in the membrane synthesis. Next is the ribosome. Ribosome क्या होता है, आप सबको पता है कि ये प्रोटीन फॉर्मेशन हो रही होती है। इसमें दो पार्टिकल्स होते हैं, दो सब यूनिट्स होते हैं। एक लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट होता है और एक स्मॉलर यूनिट होता है। साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है फाउंड अटैच्ड टू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और फ्लोटिंग फ्री इन साइटोसोल। हमने पढ़ा था ना, ये दो तरह के होते हैं, एक बाउंडेड फॉर्म में होता है और एक फ्री फॉर्म में होता है। इट प्रोड्यूस्ड इन अ पार्ट ऑफ न्यूक्लियस कॉल्ड अ न्यूक्लियोलस। और इसमें जो है सारी ऑर्गेनेलिज जो है वो होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो इसकी जो फ्री फॉर्म है उसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। Free structure that float throughout the cytoplasm of the cell, no membrane, pick up translational RNA and free amino acids for protein synthesis. Ribosome consists of two units. एक larger unit है, smaller unit जो है वो read करता है messenger RNA को, और larger unit जो है उसमें आके जो है amino acids attach होते जाएंगे और प्रोटीन बनती जाएगी। Lysosomes क्या होते हैं? मैम ये ना मतलब कि जिसमें फॉर एग्जांपल अगर सेल की लाइसिस करनी है तो उसके एंजाइम्स होते हैं। हाँ जी, डाइजेस्टिव हाँ जी, डाइजेस्टिव इसमें एंजाइम। डिफरेंट इंजाइम्स जो हैं वो हो सकते हैं। लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे इंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये इंट्रासेलुलर और जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट सेल के अंदर आते हैं उनकी डाइजेशन के लिए जो ये इंजाइम रिलीज करता है। So these are responsible for intracellular digestion of both intra and extracellular substances. They have single limiting membrane. They have an acidic pH. Acidic pH की होती है 5, इसकी pH होती है। They have a group of enzymes called hydrolysis. ये लाइसोसोम दिखाया और इसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स हैं इनके अंदर जो है डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, डिग्रेडेड एंजाइम्स, हाइड्रोलिसिस एंजाइम कहते हैं। पर ऑक्सीसोम्स जो है वो भी, उनमें भी एंजाइम्स ही होते हैं, पर इसमें एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है, ठीक है, H2O2। इसकी वजह से इसको पेरोक्सीसोम्स कहा जाता है। It called peroxisomes because of their ability to produce or utilize hydrogen peroxide. Catalase protect the cell from the toxic effect of hydrogen peroxide by converting it to water and oxygen. आपको ये पता ही होगा कि हमारे सेल्स जब भी जो है ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं या डिफरेंट मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है सेल में अंदर, तो उसमें ऑक्सीजन रेडिकल्स बन रहे होते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बन रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए जो है सेल के अंदर कैटालेज एंजाइम होता है जो इन ऑक्सीजन रेडिकल्स को स्पेशली हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जो है वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से सेल इनके डैमेजिंग इफेक्ट से जो है प्रोटेक्टेड होता है। It's also known as microbodies, small, oval, or spherical in shape. They have fine network of tubules in their matrix. About 50 enzymes have been identified that are part of the peroxisomes. Chloroplast हमने पहले बात किया जी, ये दे जो है ये plants में होते हैं, not in the animal cells. It contains its own DNA, contain enzymes and pigments for photosynthesis. Photosynthesis आपको आइडिया होगा कि जी लाइट को यूज करके प्लांट्स में अपने फूड बनाते हैं, एटीपी फॉर्मेशन करते हैं। Never in animal or bacterial cells, or these are involved in photosynthesis. Cytoplasm, the fluid component of the cytoplasm is the cytosol, while the metabolically active content of the cytoplasm are the organelles. Organelles occur in two forms, या तो वो फ्री फॉर्म में होती हैं या फिर इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन होती हैं। The cytoplasm also contains substances which are not metabolically active. इसके अलावा साइटोस्केलेटन जो सेल का स्ट्रक्चर को मेंटेन रखती हैं, एक्टिन और जो ट्यूबुलिन है वो साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स है, ठीक है। दे हेल्प सेल मेंटेन सेल शेप, आल्सो हेल्प मूव ऑर्गेनेल्स अराउंड, मेड ऑफ प्रोटीन्स। कौन कौन सी माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो थ्रेड लाइक एंड मेड ऑफ एक्टिन, और माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलिन से बने होते हैं। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस में अपीयर होते हैं फॉर द डिवीजन पर्पस, ठीक है। फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स, पेयर्ड स्ट्रक्चर नियर न्यूक्लियस, मेड ऑफ बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स होती हैं इसमें बेसिकली, अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन फॉर्मिंग माइटोटिक स्पिंडल, help to pull chromosome pairs apart to opposite ends of the cell. कंपैरिजन आप सब लोगों को पता होना चाहिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। इसमें मैं एक क्लास एक्टिविटी रखूंगी, अभी तो नहीं, बट आपको ये वैसे आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी मैं आप लोगों की एक असाइनमेंट ऐड करूंगी, वो आप लोग देखेंगे।
ठीक है। तो वैसे कंपैरिजन जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का आप लोगों को सबको जो है पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो पूछ लो। हाँ जी बच्चों, कोई क्वेश्चन है? नो मैम, मैंने तो सारा पहले ही पढ़ा हुआ था। हाँ जी, बेसिक चीजें सेल की शुरू से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये तो। मैम हाँ तो जी, इसका कोई मतलब और कि कंसर्न है? नेक्स्ट वाली क्लास आपकी कैंपस में ले सकते हैं आगे? हाँ जी, जो जिनकी वैक्सीन हुई है। वैक्सीनेटेड हैं, वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो ऑन कैंपस आके क्लास ले सकते हैं नेक्स्ट। ओके मैम। ओके। और जो वैक्सीनेटेड नहीं है, काइंडली आप लोग अपनी वैक्सीनेशन करा लो। और जिन्होंने अभी तक की फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई, काइंडली काइंडली वो इसको थोड़ा सा सीरियस ले लो, क्योंकि कल को ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। कल फिर हम इस पे आप लोगों को इंटरटेन नहीं कर पाएंगे अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। अगर आप लोगों का इस तरह से फाइनल एग्जाम रह जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबल आप लोग खुद होंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी आप लोगों को काफी अरसे से जो है ये नोटिफाई कर रही है कि काइंडली आप लोग अपनी वैक्सीनेशन करा लें। तो इसको थोड़ा सा सीरियस लो और अपनी वैक्सीनेशन जो है वो अपनी कंप्लीट करवाओ। ठीक है। और आज मैं आप लोगों की एक असाइनमेंट ऐड करूंगी तो आप लोग उसको देख लेना। और उसका टाइम मैं रखूंगी नेक्स्ट वीक में ही सबमिट करानी होगी, ताकि आप लोगों के पास मैक्सिमम टाइम हो और आप उसको इजीली बाकी अपनी असेसमेंट्स के साथ जो है कंप्लीट कर लो। 5% की होगी तो एलएमएस के थ्रू ही होगी, ईमेल के थ्रू नहीं। ऑब्वियसली आप सबको ये आइडिया होगा, तो एलएमएस पे ही आप लोग अपलोड करोगे। मैम वर्ड पे बनानी मैं वर्ड सारी इंस्ट्रक्शंस लिख दूंगी उस पे। ठीक ठीक है है, मैम। चलिए ठीक है फिर बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव मीटिंग। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।